नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज सोने की बात करते हैं। कीमतें, अरे साहब, वो तो जैसे रॉकेट ही बन गई हैं। पिछले सिर्फ 2 सालों में दाम दोगुने से भी ज्यादा उछल गए हैं। तो जाहिर है कई लोगों का मन सोना खरीदने का कर रहा होगा, लेकिन वो पारंपरिक तरीका यानी गहने खरीदना, उसमें वो जो भारी भरकम मेकिंग चार्ज लगता है, फिर बेचने जाओ तो 100 झंझट, क्या इससे बचने का कोई कोई रास्ता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक दिलचस्प लेख लगा है। इसका शीर्षक है सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, यहाँ जाने गहनों के बिना कैसे करें निवेश। तो चलिए इस चमकते हुए विषय की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आज के जमाने में सोने में निवेश का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ना, ताकि समझ आए कि ये उछाल है कितना बड़ा। अक्टूबर 2023 की बात करें तो दुनिया भर में सोना करीब $1900 प्रति आउंस के भाव पर था और आज अक्टूबर 2025 में ये $3860 के आसपास मंडरा रहा है। यानी 2 साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये तो कमाल ही हो गया। हाँ बिल्कुल, 100% से ज्यादा। और अगर भारत की बात करें तो अक्टूबर 2023 में 10 ग्राम सोना लगभग 61,000 रुपए का था। आज की तारीख में ये 1,17,290 रुपीज प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है। सोचिए, सिर्फ इसी साल 2025 में भी अब तक करीब 47% का उछाल। 47%? जी इसी साल में? जी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोगों में एक तरह का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ये बढ़ती कीमतों का मौका हाथ से निकल ना जाए, ये डर तेजी से फैल रहा है। ऐसा माहौल बन गया है कि हर कोई इस सोने की दौड़ में शामिल होना चाहता है। बिल्कुल, ये आंकड़े देखकर किसी का भी चौंकना लाजमी है। और ऐसे माहौल में हमारी जो पारंपरिक सोच है वो हमें गहनों की तरफ खींचती है। सोना मतलब हार, कंगन, अंगूठी, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी रहा है जी। लेकिन जैसा कि ये लेख बहुत अच्छी तरह समझाता है, भौतिक सोना, खासकर गहनों के रूप में खरीदना, भले ही वो भावनात्मक रूप से संतोषजनक लगे, पर निवेश के नजरिए से देखें तो इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिन पर हम अक्सर गौर नहीं करते। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी लागत है मेकिंग चार्ज। हाँ। जब आप गहने खरीदते हैं तो सोने की कीमत के ऊपर ये चार्ज लगता है। ओके। और ये 5% से लेकर 25% या कभी-कभी इससे भी ज्यादा हो सकता है। 25%? जी, कल्पना कीजिए आपने 1 लाख रुपए का सोना चुना, लेकिन 25% मेकिंग चार्ज के साथ आपको 1,25,000 रुपए चुकाने पड़े। बाप रे। यानी खरीदते ही आपकी लागत सोने की असल कीमत से 25% ज्यादा हो गई। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर दूसरी दिक्कत आती है जब आप इन गहनों को बेचने जाते हैं। यहाँ लगती है रूपांतरण लागत, या जिसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब सुनार आपसे पुराने गहने खरीदता है तो वो अक्सर पूरी कीमत नहीं देता। वो डिजाइन का या शुद्धता में थोड़ी कमी बताकर, भले ही हॉलमार्क हो, या बस अपनी कटौती के नाम पर कुछ हिस्सा काट सकता है। गहनों को गलाकर शुद्ध सोना निकालने में भी कुछ नुकसान होता है, जिसका भार अक्सर बेचने वाले पर ही डाल दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब बेचते वक्त भी नुकसान? हाँ, और इसके अलावा भारत के अलग-अलग शहरों में, यहाँ तक कि एक ही शहर में अलग-अलग जौहरियों के यहाँ सोने की कीमतों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो आपको ये भी ठीक से पता नहीं चलता कि आपको सबसे सही दाम मिल भी रहा है या नहीं। सही बात है। और फिर वो चिंता जो हमेशा बनी रहती है भंडारण और सुरक्षा की। हाँ, वो तो है ही। गहनों को घर में रखना सुरक्षित नहीं लगता, चोरी का डर बना रहता है। बैंक लॉकर लें तो उसका सालाना किराया और आने जाने का झंझट अलग। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ ये है कि गहनों के रूप में सोना रखने पर आप न सिर्फ खरीदते वक्त ज्यादा कीमत चुकाते हैं मेकिंग चार्ज के कारण, बल्कि बेचते वक्त भी आपको पूरी वैल्यू नहीं मिल पाती, कन्वर्जन कॉस्ट और कटौतियों के कारण। ऊपर से सुरक्षा की चिंता और दाम में पारदर्शिता की कमी अलग। तो क्या ये वाकई एक स्मार्ट निवेश है? लेख इस पर सवाल उठाता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मेकिंग चार्ज, बेचने पर कटौती, सुरक्षा का झंझट, मतलब गहनों में निवेश उतना सीधा और फायदेमंद नहीं लगता जितना हम शायद समझते आए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सोना खरीदना ही है तो क्या कोई बेहतर, ज्यादा कारगर तरीका है? क्या ये लेख कोई ऐसा विकल्प सुझाता है जो इन सब झंझटों से मुक्त हो? हाँ बिल्कुल, ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प विकल्प सामने रखता है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ETFs। ओ, गोल्ड ETFs। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है ना।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है पर कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। लेख इसे काफी सरल तरीके से समझाता है और इसे एक बहुत प्रैक्टिकल समाधान के तौर पर पेश करता है। अच्छा, तो क्या है ये गोल्ड ईटीएफ्स, थोड़ा और बताइए। हाँ, तो गोल्ड ईटीएफ को और आप एक तरह का डिजिटल सोना समझ सकते हैं। जी। ये म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स होती हैं, लेकिन ये सीधे सोने में निवेश करती हैं। मतलब जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके पैसे से उच्च शुद्धता वाला फिजिकल सोना खरीद कर सुरक्षित तिजोरियों में रखती है। ओके। और उसके बदले में आपको फंड की यूनिट्स जारी करती हैं। ओके। तो आपके पास सोने का मालिकाना हक डिजिटल रूप में आ जाता है, फिजिकल सोने के झंझट के बिना। अच्छा, और इन्हें खरीदते बेचते कैसे हैं? इन्हें खरीदना और बेचना भी काफी आसान है, ठीक वैसे ही जैसे आप शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर खरीदते बेचते हैं। शेयर की तरह? जी हाँ, इसके लिए एक डीमैट खाते की जरूरत होती है। डीमैट खाता? डीमैट खाता यानी डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। वो इलेक्ट्रॉनिक खाता होता है जहां आपके शेयर और अब ये गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स भी सुरक्षित रखे जाते हैं। हाँ। आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बाजार के समय में इन्हें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। हाँ। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक बात यह है कि इसमें निवेश शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेख बताता है कि आप मात्र 500 रुपए या कुछ मामलों में तो उससे भी कम, मतलब लगभग 1 ग्राम सोने के बराबर की रकम से गोल्ड ईटीएफ में निवेश शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए से? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। ये इसे छोटे निवेशकों और उन लोगों के लिए भी सुलभ बनाता है जो नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत सोने में करना चाहते हैं। तो मतलब छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल। अब आते हैं इस सवाल पर कि गोल्ड ईटीएफ्स आखिर गहनों के मुकाबले बेहतर क्यों हैं। लेकिन इनके कई फायदे गिनाता है और वो वाकई ध्यान देने लायक हैं। हाँ, बताइए क्या फायदे हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है लागत का। हमने बात की कि गहनों पर 5% से 25% तक मेकिंग चार्ज लग सकता है। जी। इसकी तुलना में गोल्ड ईटीएफ्स को मैनेज करने का जो सालाना खर्च होता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो? हाँ, ये बहुत ही कम होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड को चलाने का सालाना शुल्क, जो आपकी निवेशित राशि का एक छोटा सा प्रतिशत होता है। लेख के मुताबिक ये आमतौर पर 0.5% से 0.8% के बीच होता है। आधा % से भी कम? कहाँ 2.5% और कहाँ ये? बिल्कुल। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ये लागत का अंतर सीधा आपके रिटर्न पर असर डालता है। सही बात है। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है सुविधा और सुरक्षा। क्योंकि आप डिजिटल यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आपको सोना कहाँ रखें, चोरी तो नहीं हो जाएगा, इसकी शुद्धता असली है या नहीं, इन सब बातों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सारी जिम्मेदारी फंड मैनेजमेंट कंपनी की होती है। वो बीमाकृत तिजोरियों में सोना रखती है और उसकी ऑडिटिंग भी करवाती है। अच्छा। तीसरा, खरीदने बेचने की आसानी, जिसे हम तरलता या लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब आप इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के घंटों के दौरान कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। हाँ। वो भी सोने के मौजूदा बाजार भाव के बेहद करीब। गहनों की तरह आपको किसी जौहरी के पास जाने, मोलभाव करने या उसकी मर्जी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो है। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो। चौथा, पारदर्शिता। गोल्ड ईटीएफ्स सोने की घरेलू कीमतों को बहुत करीबी से ट्रैक करते हैं। हाँ। आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपके निवेश की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सीधे सोने के दाम से जुड़ी होती है। इसमें कोई छिपा हुआ चार्ज या अस्पष्टता नहीं होती। ओके। और पांचवा, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। लॉक इन नहीं मतलब कभी भी बेच सकते हैं? हाँ, आप जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी ईटीएफ यूनिट्स बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। हाँ। हालांकि जैसा कि लेख सलाह देता है, सोने में निवेश को लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। हाँ। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचा जा सकता है। ये सुविधा महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो कम लागत, ज्यादा सुरक्षा, बेहतर लिक्विडिटी और पूरी पारदर्शिता ये गोल्ड ईटीएफ्स को एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। ये तो सच में काफी प्रभावशाली लग रहा है। लागत में इतनी बड़ी बचत, स्टोरेज का कोई सिरदर्द नहीं और जब चाहें खरीदो बेचो। पारंपरिक सोने की खरीद से जुड़े कई झंझट यहाँ गायब दिखते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है। आपने बताया कि ईटीएफ्स खरीदने के लिए डीमैट खाता चाहिए। अब भारत में बहुत से लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश नहीं करते, जिनके पास शायद डीमैट खाता नहीं है या शायद वो खाता खोलने की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते। क्या ऐसे निवेशकों के लिए ये रास्ता बंद हो जाता है? लेख इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है और अच्छी बात यह है कि लेख इसका भी एक समाधान बताता है। उन निवेशकों के लिए जो डीमैट खाते के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड का विकल्प मौजूद है। गोल्ड म्यूचुअल फंड? जी, इन्हें अक्सर गोल्ड फंड ऑफ फंड्स FOFs भी कहा जाता है। फंड ऑफ फंड्स FOFs, ओके।
ये कैसे काम करते हैं? इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग लेकिन बहुत सरल है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स खुद सीधे सोना नहीं खरीदती, बल्कि ये अपना पैसा गोल्ड ईटीएफ्स में ही लगाती हैं। अच्छा, तो ये ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो आप इस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं और फंड मैनेजर आपके लिए गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश करता है। एक तरह से ये आपके और गोल्ड ईटीएफ के बीच एक और परत है जो डीमैट की जरूरत को खत्म कर देती है। समझ गई। तो बिना डीमैट के भी गोल्ड ETF जैसा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि इनमें निवेश करना बेहद आसान है। अगर कोई पहले से किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है तो उसे पता होगा कि ये कितना सरल है। हाँ, आजकल तो ऐप से सब हो जाता है। जी, आजकल लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों की वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स के जरिए आप घर बैठे गोल्ड फंड और फंड्स में निवेश शुरू कर सकते हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए नियमित निवेश भी कर सकते हैं। SIP भी कर सकते हैं सोने में? वाह। हाँ, तो डीमैट खाता ना होना अब गोल्ड में स्मार्ट तरीके से निवेश करने में कोई रुकावट नहीं है इस विकल्प के रहते। ये तो बहुत अच्छी खबर है काफी लोगों के लिए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी इस बदलते चलन की गवाही दे रहे हैं। लेख बताता है कि भारतीय निवेशक अब वाकई इन डिजिटल गोल्ड विकल्पों को तेजी से अपना रहे हैं। अच्छा, क्या आंकड़े हैं? मिसाल के तौर पर पिछले सिर्फ 2 सालों में ही गोल्ड ETFs में कुल निवेश की रकम 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। 2 गुनी से ज्यादा? 2 साल में। जी हाँ। ये साफ दिखाता है कि लोग पारंपरिक तरीकों से हटकर इन नए, ज्यादा किफायती और सुविधाजनक विकल्पों के फायदों को समझ रहे हैं और इन्हें अपना रहे हैं। ये तो बड़ा बदलाव है। और सुनिए, भारत में गोल्ड ETFs में कुल प्रबंधित संपत्ति यानी टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM। हाँ, इसका मतलब है कि निवेशकों का कुल कितना पैसा इन गोल्ड ETF स्कीम्स में लगा हुआ है, वो अब 72,495 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। 72,000 करोड़ से ज्यादा? जी, ये रकम छोटी नहीं है। ये दर्शाती है कि ये अब कोई छोटा मोटा निवेश विकल्प नहीं रहा, बल्कि भारतीय निवेश परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सही है। आज निवेशकों के पास चुनने के लिए करीब 21 अलग-अलग गोल्ड ETF स्कीम्स बाजार में उपलब्ध हैं। 21 स्कीम्स? हाँ। तो विकल्प भी काफी हैं। हाँ, काफी विकल्प हैं। आप अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ लेखक बहुत काम की सलाह भी देता है। क्या सलाह है? जब आप किसी गोल्ड ETF को चुनें तो सिर्फ उसके नाम या पिछले रिटर्न को ना देखें, बल्कि उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी ध्यान दें। ट्रेडिंग वॉल्यूम? हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि उस ETF की कितनी यूनिट्स रोजाना खरीदी बेची जा रही हैं। जिस ETF का वॉल्यूम ज्यादा होता है वो ज्यादा लिक्विड माना जाता है। लिक्विड मतलब आसानी से बिक जाता है। बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि जब आप उसे खरीदना या बेचना चाहेंगे तो आपको आसानी से खरीदार या बिकवाल मिल जाएगा और कीमत पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कम वॉल्यूम वाले ETF को बेचने में कभी-कभी दिक्कत आ सकती है या सही दाम नहीं मिल पाता। समझ गई। तो हाई वॉल्यूम वाला ETF चुनना बेहतर है। जी हाँ, आमतौर पर। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है। निवेशक डिजिटल गोल्ड की ओर बढ़ रहे हैं और AUM का इतना बड़ा आंकड़ा इसी बात का सबूत है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सोना इतना चमक रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में मन में लालच आना स्वाभाविक है। क्या हमें अपना ज्यादातर पैसा इसी में लगा देना चाहिए? लेख निवेश की रणनीति के बारे में क्या कहता है? कितना सोना पोर्टफोलियो में रखना सही है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब बाजार में इतनी तेजी हो। अक्सर निवेशक बढ़ती कीमतों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन निवेश का एक सुनहरा नियम है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। हाँ। लेख भी इसी संतुलित दृष्टिकोण की पुरजोर वकालत करता है। तो कितना कितना सोना रखें? विशेषज्ञों लेख की सलाह के अनुसार सोने को आपके कुल निवेश पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा ही होना चाहिए। हाँ। आमतौर पर लगभग 5% से 10% के बीच। सिर्फ 5 से 10%? इतना कम? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोना मुख्य रूप से एक सुरक्षा कवच या हेज का काम करता है। हाँ। जब शेयर बाजार या अन्य रिस्की एसेट क्लास में गिरावट आती है, तब सोना अक्सर अच्छा प्रदर्शन करता है। हाँ। या कम गिरता है, जिससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्थिरता मिलती है। अच्छा, तो ये रिस्क कम करने के लिए है। बिल्कुल। ये दौलत बनाने वाला प्राइमरी इंजन नहीं, बल्कि दौलत को सुरक्षित रखने वाला एक टूल ज्यादा है। लेख एक और व्यवहारिक रणनीति सुझाता है, गिरावट पर खरीदें। बाय ऑन डिप्स। हाँ, यानी जब सोने की कीमतें किसी वजह से नीचे आती हैं,
तो उसे घबराने के बजाय अपने निर्धारित एलोकेशन 5 से 10% के भीतर थोड़ा और सोना खरीदने के मौके के तौर पर देखें। ओके। और इसका उल्टा भी सच है। मान लीजिए सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और आपके पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बढ़कर 15% या 20% हो गया। हाँ। ऐसे में समझदारी इसी में है कि थोड़ा सोना बेचकर मुनाफा कमाया जाए और अपने पोर्टफोलियो को वापस संतुलित करें, मतलब रीबैलेंस। हाँ, सोने का हिस्सा फिर से 10% के आसपास लाया जाए। इससे आप मुनाफे को लॉक भी कर लेते हैं और जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से भी बच जाते हैं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई और बैलेंस भी बना रहा। जी, और सबसे जरूरी बात जिस पर लेख बार बार जोर देता है वो है लंबी अवधि का नजरिया। सोने को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या जल्दी अमीर बनो स्कीम की तरह नहीं देखना चाहिए। हाँ, हाल में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे लंबे समय तक रखते हैं, जैसे 5, 10 या 15 साल के लिए। खासकर अपने बड़े जीवन लक्ष्यों के लिए, जैसे रिटायरमेंट फंड का एक हिस्सा, बच्चों की उच्च शिक्षा या किसी आकस्मिक जरूरत के लिए एक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट। जी, ये समय के साथ महंगाई को मात देने और आपकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 2025 में सोना वाकई चमक रहा है, कीमतें रिकॉर्ड बना रही हैं, लेकिन इस चमक से चौंधियाने की बजाय लेख के अनुसार समझदार निवेशक शायद सोने की भारी भरकम चेन या कंगन खरीदने की दौड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो गोल्ड ETFs या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स जैसे स्मार्ट डिजिटल रास्तों को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही। और क्यों ना अपनाएं, जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, इनमें न तो गहनों वाले भारी मेकिंग चार्ज है, न बेचने पर कन्वर्जन कॉस्ट का डर, न चोरी या स्टोरेज की चिंता, न ही कीमतों में पारदर्शिता की कमी। ये सीधे सोने के बाजार भाव से जुड़े हैं। खरीदना बेचना बेहद आसान है और लागत भी बहुत कम है। तो ये आज के दौर का तकनीक संचालित, ज्यादा किफायती और तर्क संगत तरीका लगता है सोने में निवेश करने का। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नए वित्तीय उत्पाद हमारी निवेश की आदतों और पारंपरिक सोच को बदल रहे हैं। ये लेख डिजिटल सोने पर इसलिए इतना जोर देता है क्योंकि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा व्यावहारिक, सस्ता और सुलभ है। हाँ। इसने सोने जैसी चीज में निवेश को, जो कभी बड़े और अमीर लोगों का खेल माना जाता था, आम निवेशक की पहुंच में ला दिया है। सही कहा। ऐसे में एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है जो इस लेख के विश्लेषण से भी उभरता है। क्या सवाल? कि डिजिटल सोने की तरफ ये जो स्पष्ट और बढ़ता हुआ रुझान दिख रहा है, क्या ये भविष्य में भारत के विशाल पारंपरिक जौहरी बाजार पर गहरा असर डालेगा? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर हमारे देश में भौतिक सोने के साथ जो गहरा सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव है, जैसे शादियों में या त्योहारों पर उपहार के रूप में, हाँ, वो तो बहुत गहरा है। उसे देखते हुए क्या ये दोनों डिजिटल और फिजिकल सोना अपनी अपनी जगह बनाए रखेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे? मतलब क्या दोनों का सह अस्तित्व संभव है? जी, ये सोने के भविष्य से जुड़ा एक अहम सवाल है जिस पर आने वाले सालों में और मंथन करने की जरूरत होगी। ये एक विचारणीय प्रश्न है।